अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा की जानती है। कक्षा है हमारी 10वीं, माध्यम उर्दू, विषय हिंदी पढ़ते हैं हम लोग और इकाई पहली है। और आज का जो हमारा पाठ है वह है सफ़र का साथी और शेर दर्द, जिसे लिखा है राम नारायण उपाध्याय। किसने लिखा है? जी, राम नारायण उपाध्याय जी ने इसे लिखा है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से एक ट्रेन बार बार आ रही है, जा रही है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम रेल के सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रेन के सफ़र के बारे में बात करने वाले हैं। और ये एक हास्य व्यंग्य है, यानी एक कॉमेडी की सूरत में लिखा गया हुआ एक सबक है। बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी पहली इकाई का पाठ क्रमांक 3, सफ़र का साथी और शेर दर्द, जिसे लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने। मैं हूं आपका शिक्षक, जैसा कि आप लोग तो मेरा नाम जानते ही है, शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आप सबक की तरफ और देखते हैं हमारे पाठ में आज क्या हमें मालूम होने वाला है, क्या सबक मिलने वाला है, क्या सीख हमें मिलने वाली है। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज का हमारा पाठ है सफ़र का साथी और शेर दर्द, जिसे लिखा है नारायण उपाध्याय जी ने। आइए जान लेते हैं उनका परिचय। ये रहे राम नारायण उपाध्याय जी, जिनका जन्म हुआ 1918 खंडवा मध्य प्रदेश में। परिचय कर लेते हैं इनसे। राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार हैं। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपके व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्ताज, लघु कथाएँ, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। तो ये है राम नारायण उपाध्याय जी का परिचय। आपकी भाषा सरल है, जो सबके समझ में आए, प्रभावशाली भी है, जिससे प्रभाव पड़ता है। व्यंग, ललित निबंध वगैरह इन्होंने लिखी है और 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है, छपी है, शाये हुई है। आपने सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि विभिन्न बोलियों में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। जी हाँ, राम नारायण उपाध्याय जी ने। बढ़ते आगे। आइए जान लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, व्यंग्य संग्रह है, मुर्ग के छौने, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, ये है लोक साहित्य, जिन्हें भूल ना सका, संस्मरण आदि। ये सब राम नारायण उपाध्याय जी ने लिखी है। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है और प्रकाशित भी हुई है, जैसा कि हमने उनके परिचय में जाना। तो ये थी उनकी प्रमुख कृतियाँ। आइए बढ़ते देख लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीखने के लिए मिलने वाला है।
प्रस्तुत हास्यवंग निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक का तात्पर्य ये है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या समझने के लिए मिलता है? व्यंग्यकार राम नारायण उपाध्याय जी ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वाले, हाँ, अपना खुद का अखबार तो खरीदेंगे नहीं, मांग मांग कर पढ़ेंगे और वो भी आगे पास करते जाएंगे। इसके अलावा अनावश्यक बातें करने वाले, जो बिना मतलब के, जिसको सर पैर नहीं ऐसे बातें करने वाले, बिन मांगे सलाह देने वाले, हाँ, बिन मांगे सलाह देने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। जहाँ आप जाएंगे, भाई साहब ऐसा कर लो, भाई साहब वैसा कर लो, बेटा ऐसा कर लो, बेटा ऐसा कर लो, हाँ, बिन मांगे सलाह देने वाले आपको बहुत मिलेंगे। तो उन पर करारा तंज किया है, व्यंग्य किया है लेखक ने। अब लेखक का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, मकसद क्या है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। ये तमाम बुराइयाँ या जो हमने यहाँ पर पढ़े अभी, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। कैसे रेल में मांग कर अखबार पढ़ते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, बिन मांगे सलाह देते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, ये सब हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम पास किए चलते सीधा हास्य व्यंग्य की तरफ, जिसका नाम है सफ़र का साथी और सिर दर्द, जिसे लिखा है राम नारायण उपाध्याय जी ने। तैयार है आप लोग? ठीक है, चलिए। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्ष को निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर है उन भागते वृक्ष का साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी? क्या कह रहे हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में मज़ा आता है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। आप मुझे ये बताइए कि आपको यात्रा करना कैसे पसंद है? अकेले यात्रा करना पसंद है, अपनी फैमिली के साथ यात्रा करना पसंद है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप अकेले ही यात्रा करना पसंद करते हैं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। वो बोल रहे हैं कि जो पैरों के नीचे से नदी निकलती है तो उसका आनंद अलग आता है, ऐसा लगता है जैसे हम उसमें डुबकी लगा रहे हो। और जो पास दरख्त है, झाड़ है, वो निरंतर लगातार पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और जो भागते हुए दरख्त है उनका साथ निभाने में बड़ा मज़ा आता है। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि मुझे क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक बात क्लियर कर दी है कि मुझे अकेले यात्रा करने में मज़ा आता है। कोई उनकी यात्रा में खलल पैदा करे, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। तो लेखक को अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। समझ रहे हैं आप लोग? हमारा पाठ शुरू हो चुका है और लेखक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में पसंद है, अकेले यात्रा करना पसंद है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भवे चढ़ाता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं। क्या बोल रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी के, अगर कोई साथी मिल जाए मुझे यात्रा में तो ये मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी निगाहें चुरा रहा है, उनके ऊपर नज़र रख रहा है, लगातार उनकी तरफ देख रहा है। मैं किसे देख रहा हूँ, मैं किसे देख कर क्या एक्शन कर रहा हूँ, नाक चढ़ा रहा हूँ, भवे चढ़ा रहा हूँ, ये कोई मुझे देखे ऐसा करते हुए, ये मुझे कतई पसंद नहीं है। मेरा जो पर्सनल टाइम है इसमें कोई खलल डाले, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि राम नारायण उपाध्याय जी को अकेले सफ़र करना पसंद था, अकेले यात्रा करना पसंद थी। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोई मुझ पर नज़र रखे, ये मुझे कतई पसंद नहीं है।
कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्रकृति मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। जब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। ऐसा होता है। कैसा होता है? कभी कभी जब लगातार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम अलग अलग दृश्य देखते हैं। कभी प्रकृति देखते हैं, कभी आसमान देखते हैं, कभी दरख्त देखते हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है कि हमारी नज़र कहीं और चली जाती है। तब हम सोचते हैं कि अरे मैं पहले क्या देख रहा था। अब वो जो देख रहा था और जो पहले देख रहा था वो क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है। ऐसा ही यहाँ पे राम नारायण उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मैं ये सब देख रहा था, अचानक मेरी नज़र किसी बच्चे पर जाकर टिक गई और ऐसा लगा कि जैसे क्या हो गया है, कैमरा हिल जाता है ना तो सारा दृश्य ख़राब हो जाता है। कैमरा हिल जाने के बाद आपने फ़ोटो वगैरह निकाले होंगे, है ना, वीडियो वगैरह हम बना रहे हैं तो अचानक से हमारे हाथ से फ़ोन गिर जाए, कैमरा गिर जाए, कैमरा हिल जाए तो पूरा वीडियो ही हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, दृश्य गायब हो जाता है। वैसे ही राम नारायण उपाध्याय जी को लगता है कि अचानक मैं कुछ और देख रहा था और अचानक किसी और पर मेरी नज़र गई तो ऐसा लगा जैसे कैमरा हिल गया था। फिर बाद में वो सोचते हैं कि मैं क्या देख रहा था, है ना। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लगातार अलग अलग चीज़ें देखते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि पहले क्या देख रहा था। राम नारायण उपाध्याय जी यहाँ पर अपना अनुभव हमें बता रहे हैं कि किस तरह ट्रेन के सफ़र में होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकड़ गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। हाँ, क्या लगता है यहाँ पे राम नारायण उपाध्याय जी को कि आप जा रहे हैं, बहुत हसीन मंज़र है और आप वो देखना चाहते हैं, इतना हसीन मंज़र है, इतना सुहाना मंज़र है, उनको देखना चाहता हूँ, उसको निहारना चाहता हूँ, लेकिन अचानक क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आँख में कंकरे आ गए। ऐसे रास्ते में क्या आ जाता है, पहाड़ आ जाता है और पूरा दृश्य, पूरा सीन जो है पहाड़ के पीछे चला जाता है। अनुभव अपना बता रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है, कुछ देखना चाहता हूँ मैं, लेकिन अचानक क्या हो जाता है, सामने पहाड़ आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आँख में कंकरिया चला गया हो और पूरा दृश्य चौपट हो जाता है। हम जो देख रहे हैं वो पूरा गायब हो जाता है। ऐसा होता है, अक्सर होता है। हम भी ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं तो ऐसा होता है। जब हम पहाड़ियों में से जा रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि कितना हसीन मंजर है, लेकिन बार बार पहाड़ क्या होते हैं, बीच में आते हैं, जिससे हमारा दृश्य खराब हो जाता है, चौपट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं जो आकाश में, आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं उनको देखूं, उनके साथ चलूं, इस ओर से उस छोर को नापूं, मैं उनके साथ उड़ना चाहता हूँ। और इसी बीच क्या हो जाता है, रेल किसी गुफा में चली जाती है ना, किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है। और फिर क्या कह रहे हैं राम नारायण उपाध्याय जी, लाचार मन को भी मन मार कर सुरंग की उस पतली लकीर को क्या होना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब कोई चीज़ बची नहीं है देखने के लिए। रेल क्या है, सुरंग में पहुंच गई है तो वो पतली लकीर जो हल्की लाइन से बनती है ना,
जो हल्के लाइट से बनती है ना लकीर, उस लकीर की यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी बात कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उस लकीर को देखना पड़ता है, क्योंकि बाहर देखने के लिए कुछ बचा नहीं रहता है ना, सुरंग में क्या देखेंगे हम, बराबर ना। तो यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी बात कर रहे हैं कि हम कुछ और देखना चाहते थे, लेकिन अचानक ट्रेन सुरंग में प्रवेश कर लेती है और फिर मन मार कर ही हमें वो सुरंग देखना होती है। बढ़ते आगे। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। क्या कह रहे हैं? बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उससे प्रश्नों के ज़रिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में ही जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर ना आ जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो बोल रहे हैं कि मुझे बस की यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस की यात्रा करना मुझे कतई पसंद नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बस में जो बगल में आपका आदमी बैठा है, कोई और पर्सन बैठा है, वो आपके मनपसंद ही हो। कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, ऐसा भी मिल जाता है जैसे रूठी हुई पत्नी लाख मनाए उसे, लेकिन वो मानता ही नहीं। और अगर उससे बातचीत करना चाहे, उससे सवाल पूछना चाहे तो हाँ हूँ में जवाब देकर क्या कर लेता है, खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। और वो कह रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा साथी मिल जाता है कि आप अगर सुनना ना भी चाहे, वो अपनी बड़बड़ बकवास चालू ही रखता है, बोलते ही रहता है, आपसे सवालात पूछते रहता है। आपका मन चाहे हो बात करने का, चाहे ना हो, लेकिन वो आपको लगातार बोलता ही जाएगा, लगातार सुनाता ही रहेगा जब तक आप उसके 1 2 3 सवालों के जवाब ना दे दो। लगातार वो आपको बोलता ही रहेगा, कुल मिलाकर आपको पकाता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कि राम नारायण उपाध्याय जी को बस बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसमें मिलने वाले साथी भी उनको कुछ खासे पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो वो ढंग से बात करते हैं और ना ही सवालों के जवाब देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी आदमी मिल जाते हैं कि वो आपको बातें सुना सुना कर थका देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी वापस आ गए हैं अपनी ट्रेन की तरफ। वो कह रहे हैं कि मुझे सुपर फास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। अभी आगे कारण भी बता रहे हैं। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशेष व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की अपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। सबको अपने हृदय में स्थान देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर उपाध्याय जी? क्या कह रहे हैं कि मुझे सुपर फास्ट ट्रेन बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी बजाय मुझे क्या पसंद है? एक्सप्रेस। और कारण क्या बता रहे हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव ऐसा है कि वो छोटे छोटे व्यक्तियों से नहीं मिलता है, डायरेक्ट बड़े बड़े आदमियों से जाकर मिलता है। मतलब ये है कि छोटे छोटे स्टेशन पर वो नहीं रुकती है, सीधे बड़े बड़े स्टेशन लेकर अपने सफ़र तय करती रहती है। कौन? सुपर फास्ट ट्रेन। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, क्योंकि वो फास्ट दौड़ती है ना। तो आदमी से अधिक उसको अपनी चाल पर नाज होता है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं छोटे छोटे स्टेशन पर बिल्कुल नहीं रुकूँगी, बड़े बड़े स्टेशन लूँगी और अपना सफ़र कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे बता रहे हो एक्सप्रेस वे
एक दोस्त की तरह है। कैसा है? दोस्त की तरह। दूर से ही स्टेशन देखा तो अपनी चाल धीमी कर लेता है, सबको अपने हृदय में, अपने दिल में जगह देता है। और जब वहाँ से निकलता है तो इस तरह निकलता है। कौन? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ट्रेन इस तरह निकलती है जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से विदा ले रहा है, एकदम धीरे 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 धीरे। आप चलकर भी उसको पकड़ सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ़र्क बता रहे। सुपर फास्ट ट्रेन जो है बड़े बड़े स्टेशन पर और कुछ ही स्टेशनों पर रुकती है। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रेन जो रहती है वो छोटे छोटे स्टेशनों पर भी रुकती है और सबको अपने हृदय में, दिल में जगह देती है, एक दोस्त की तरह। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी। बढ़ते हैं आगे। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाले बाइस्कोप देख रहे हो, लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अब देखिए, अब वो क्या कर रहे हैं? ट्रेन के अंदर का दृश्य बता रहे हैं कि क्या बोल रहे हो कि अपनों को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो, है ना? बायोस्कोप देखे ना आप लोगों ने? डिब्बे के अंदर आँख लगा कर देखना होता है और उसके अंदर एक पिक्चर चलती है। ऐसा लगता है ट्रेन से देखकर। ऐसा कह रहे राम नारायण उपाध्याय जी। लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि कोई देखने दे तब तो। जैसे आप अंदर जाएंगे अलग ही माजरा सामने आता है। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपने सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अब क्या दिख गया उसको? अखबार दिख गया। जैसे ही आपने अखबार लिए, खुद के पढ़ने के लिए अखबार लिए ना, हाँ, आपने अभी उसको पढ़े भी नहीं और सामने वाले ने उसे क्या कर लिया? मांग लिया। अब आप मना तो कर नहीं सकते हैं, बराबर ना? यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि मुझे खिड़की से बाहर देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कोई देखने दे तब ना। सब आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। आपने भी बहुत बार ट्रेन से सफ़र किया होगा, आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, है ना? कि आप जो करना चाहते हैं, जो प्लान आपने बना कर गए थे, वो प्लान सक्सेस नहीं होता है। हमें ट्रेन के हिसाब से चलना पड़ता है, ट्रेन हमारे हिसाब से नहीं चलती। ट्रेन के यात्री उनके हिसाब से चलते हैं और हमें भी उनके हिसाब से चलने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर वो देखना चाहते थे कुछ, लेकिन उनके साथ हो रहा कुछ। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अभी रेड कलर में दिया हुआ है, वो सोच रहे हैं। कौन? राम नारायण उपाध्याय जी यहाँ पर बता रहे हैं। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वाले की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटेगी तब। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देगा मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर उपाध्याय जी के अखबार जो सामने वाले ने मांग लिया, अब आप तो इनकार कर नहीं सकते। भले ही आपने उसे अभी भी खरीदा और उसे पढ़ना तो दूर, उसे मोड़कर भी नहीं देखा, पन्ने भी पलटकर नहीं देखे, लेकिन सामने वाला आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना
आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे इसका इंतज़ार किए बिना ही वो आपके झोले में से अखबार ले लेगा। वो कह रहे हैं कि अब आपकी स्थिति मांगने वाले की हो जाएगी। ये पेपर तो है आपका, लेकिन आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? मांगने वाली हो जाएगी कि यार क्या है अखबार में, और आपकी उत्सुकता क्या हो जाएंगी? बढ़ती जाएंगी समाचार पत्र को देखने के लिए। और आप सोचते रहेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब लौटे कि कब लौटेगा और कब इसका पढ़ना होगा और कब ये मुझे लौट आएगा। तभी वो सज्जन क्या करते हैं? जमाए लेकर बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी और मांगने वाले को पेपर इस तरह शान से दे देंगे जैसे वो समाचार पत्र आपका नहीं, उसकी निजी संपत्ति हो। आप तक तो वो अखबार आया नहीं, बल्कि किसी और के पास वो चला गया। देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मज़े की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्नों से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। अब उनसे क्या हो गया? समाचार पत्र उनसे ले लिया गया और देखते ही देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में फैल गए हैं। और मज़े की बात यह है कि समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज़ा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। हाँ, जैसा कि पहले हमने देखे कि कोई अपनी सीट झाड़ रहा है तो कोई उस पर बैठकर खाना खा रहे हैं, है ना। हम सभी करते हैं ये। पुराने पेपर का इस तरह उपयोग हम करते ही हैं। इसके अलावा और बहुत सारे उपयोग हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है और क्या क्या उपयोग करते हैं। आपका सबसे फेवरेट रॉकेट बनाकर उड़ाना करते हैं ना हम लोग क्लास में। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो काम आए ऐसे काम करना चाहिए न्यूज़पेपर से। तो यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय जी बता रहे हैं कि जो पेपर हमने लिए थे वो किसी और ने ले लिया, उसके पन्ने इधर से उधर हो गए और फिर उसका उपयोग होने लगा। इस तरह उपयोग उसका होने लगा कि समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने सारे उपयोग हो सकते हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि समाचार पत्र का आप और क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें खबरें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। क्योंकि आप आगे जाने वाले हैं, अभी 10th है, 11, 12, आपको करंट अफेयर के बारे में पता होना ही चाहिए और वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा कि अभी क्या चल रहा है हमारे भारत में, हमारे दुनिया में क्या चल रहा है। ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे सब लोग अखबार। वेरी गुड। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ शुरू हो चुका है और आज हमारे पास वक्त की कमी है, इसके लिए हम इसका बचा हुआ भाग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है ये पाठ पढ़ने में हमें, और अभी तक भी आपको मज़ा आया होगा। आगे राम नारायण उपाध्याय जी जो इसके लेखक हैं, उनके साथ क्या होता है, समाचार पत्र उनको आगे मिलता है, नहीं मिलता है, और सफ़र में कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनकी आती है, उनकी यात्रा किस तरह होती है, किस तरह उनकी यात्रा गुजरती है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।